हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए। तो आज की क्लास में हम समाज पर चर्चा करेंगे। समाज क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, समाज की परिभाषा क्या दी है समाजशास्त्रियों ने, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप सबको क्लास पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। समाजशास्त्र में समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है और क्लास आप लोग लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं समाज को किन समाजशास्त्रियों ने कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है, कितने प्रकार बताए हैं समाज के, तो उसके बारे में बात करेंगे। समाजशास्त्र में समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे भली भांति समझकर ही समाज को ठीक से समझा जा सकता है। जब समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है तो ऐसी दशा में इस विज्ञान को सही रूप में समझने की दृष्टि से समाज के निश्चित अर्थ को समझना आवश्यक है। समाज न केवल व्यक्ति के बल्कि पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों तक के जीवन में एक वास्तविकता है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा भी था कि जहाँ तक जीवन है वहाँ समाज है, जहाँ जीवन है वहाँ समाज है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। यह कहना पूर्णतया सही है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज भी है। ये कहा था मैकाइवर एवं पेज ने। व्यक्ति और समाज की पारस्परिक निर्भरता काफ़ी मात्रा में पाई जाती। व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। जहाँ व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर समाज के निर्माण और विकास में सहायता प्रदान की है। इनके कहने का मतलब ये है कि समाज ये सिर्फ मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। जहाँ भी जीवन है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मधुमक्खियों में, सब में समाज पाया जाता है। जहाँ और समाज न तो समाज की कल्पना अकेले की जा सकती है और न ही व्यक्ति की। व्यक्ति बिना समाज के नहीं रह सकता और अगर व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो समाज की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं और व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ संबंधित होकर समाज में एक व्यक्ति अकेला क्या, वो अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करके समाज के निर्माण और विकास में सहायता प्रदान करता है। समाज का सामान्य अर्थ। बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्ति के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज आदि। बोलचाल की यह साधारण अर्थ में, बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज को हम किसी व्यक्ति के समूह के लिए प्रयोग करते हैं। ये संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी। यह समाज का साधारण अर्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया है, किसी ने समिति के रूप में किया है, किसी ने संस्था के रूप में किया है। इसी वजह से समाज के अर्थ के संबंध में निश्चितता का अभाव है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने समाज शब्द का अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया है। समाज शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ। समाजशास्त्र समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग ये व्यक्तियों के समूह के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ व्यक्तियों के बीच जो सामाजिक संबंध निर्मित होते हैं उसके आधार पर समाज को परिभाषित किया जाता है समाजशास्त्र में।
इसी बात को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं मानकर उनके बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों के ताने बाने या व्यवस्था को समाज माना गया है। अतः समाज को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का अर्थ इन संबंधों से निर्मित होने वाली व्यवस्था को भली भांति समझ लिया जाए। तो समाज में जो संबंध व्यक्तियों के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं उसी को समाज कहते हैं समाजशास्त्र में। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे समाज कहते हैं। जब समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, जहाँ समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, तो यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि सामाजिक संबंध क्या है, कैसे निर्मित होते हैं, क्यों निर्मित होते हैं, इनके आधार पर व्यवस्था कैसे पनपती है। तो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में कुछ अनिवार्य तत्व हैं जो एक समाज को सुदृढ़ता से स्थापित करने के लिए इन तत्वों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है सामाजिक संबंधों का अर्थ। समाज में सामाजिक संबंधों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मैक्स वेबर ने लिखा है कि सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो, एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित करता हो। मैक्स वेबर की इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए एक व्यक्ति अकेला काफ़ी नहीं है, कई व्यक्ति हों सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए, और ये व्यक्ति परस्पर अर्थपूर्ण व्यवहार करें और अपने व्यवहार से, अपनी क्रियाओं से दूसरों को प्रभावित करें और वे दूसरों की क्रियाओं से भी खुद प्रभावित हों। ये मैक्स वेबर ने कहा है सामाजिक संबंधों के बारे में। सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो और एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित करता हो। मैक्स वेबर की परिभाषा से 3 तत्व सामने आते हैं। पहला, अनेक व्यक्ति हों संबंध स्थापित करने के लिए और ये व्यक्ति परस्पर अर्थपूर्ण व्यवहार करें और एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हों और एक दूसरे को प्रभावित भी करें। अगली है सामाजिक संबंधों के लिए अगली आवश्यक दशा है। सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशा में जीवित व्यक्ति हो, संपर्क एवं संचार हो, पारस्परिक जागरूकता हो, सामाजिक अंतःक्रिया हो। ये 4 तत्व सामाजिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इनके बिना सामाजिक संबंध का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो जीवित व्यक्ति हो, चलता फिरता व्यक्ति हो, उसी के साथ हम जो जीवित हो, जिसके अंदर चेतना हो, जागरूकता हो, उसी के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं और संपर्क एवं संचार हो। ये नहीं कि एक बार वो मिले, उनके बीच संबंध बना, तो नहीं, बार बार उनके बीच संपर्क और संचार होता रहे। तीसरा है पारस्परिक जागरूकता।
संबंध के लिए पारस्परिक जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि वो दूसरा व्यक्ति हमारे साथ संबंध रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सामाजिक अंतःक्रिया, ये 4 तत्व जो है सामाजिक संबंध के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। इनमें से एक भी अगर नहीं रहेगा तो सामाजिक संबंध वो घनिष्ठ नहीं होगा। तीसरा है सामाजिक संबंधों की विशेषताओं में अमूर्तता, जटिल प्रकृति, अर्थपूर्ण, अनिश्चित स्वरूप, अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति, सहयोगी एवं सहयोग प्रकृति, सहयोगी एवं असहयोगी प्रकृति। यहाँ पर होगा असहयोगी, असहयोगी प्रकृति। तो सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए अमूर्तता, सामाजिक संबंध ये अमूर्त होता है। हम जो है जो हमारे और दूसरे व्यक्ति के मध्य जो संबंध होता है, ना हम उसे छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ हम उसे महसूस करते हैं। तो इस प्रकार जिसे हम छू ना सके, देख ना सके, तो वो चीज़, वो वस्तु या कुछ भी हो, वो जो है अमूर्त होती है, वो मूर्त नहीं होती है। मूर्त वस्तु, मूर्त वह होता है जिसे हम देख सकें, छू सकें। तो हम सामाजिक संबंधों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि इसके बीच हमारा कितना घनिष्ठ संबंध है, कितना प्रगाढ़ संबंध है, कम है कि ज़्यादा है, ये सब हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसे नाप तोल नहीं सकते, इसे देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते। तो अमूर्तता होती है, जटिल प्रकृति होती है। सामाजिक संबंधों की प्रकृति बड़ी जटिल होती है। कई बार इनके बारे में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन हो जाता है। सामाजिक संबंध की संख्या भी असंख्य होती है और इन असंख्य संबंधों के ताने बाने से ही समाज का निर्माण होता है। अर्थपूर्ण, मैक्स वेबर ने सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए ये बहुत ही, मतलब जो सामाजिक संबंध है तो वो नाम मात्र का न रहे, उसमें कुछ अर्थ दिखाई दे, अर्थपूर्ण रहे, तो ही वह सामाजिक संबंध है और समाज के लिए आवश्यक सिद्ध होगा। तो अर्थपूर्ण होना जरूरी है। अनिश्चित स्वरूप, तो सामाजिक संबंधों का ये स्वरूप जो है ये अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। तो क्योंकि सामाजिक संबंधों का स्वरूप, मतलब सामाजिक संबंध जो है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। आर्थिक दृष्टि से होंगे, राजनीतिक दृष्टि से होंगे, धार्मिक दृष्टि से होंगे, और व्यक्ति के उद्देश्य, कार्य, पद, भूमिका, तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो इनका जो है अनिश्चित स्वरूप होता है। अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति, सामाजिक संबंध ये अस्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर और मरीज का संबंध है, दुकानदार व ग्राहक का संबंध है, तो ये अस्थायी होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं। और जो हमारे परिवार में संबंध होता है, परिवार वालों के बीच, वो जो है अस्थायी प्रकृति का होता है। सहयोगी एवं असहयोगी प्रकृति, तो सामाजिक संबंधों में सहयोग की भी भावना पाई जाती है और कहीं कहीं पर विरोध या संघर्ष भी देखा जाता है। समाज की परिभाषा के बारे में हम देखते हैं, किसने क्या परिभाषा दी है। गिडिंग्स ने कहा है, गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले एक दूसरे के साथ संगठित होते हैं। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले लोग एक दूसरे के साथ संगठित होते हैं। गिन्सबर्ग की परिभाषा है, एक समाज व्यक्तियों का वह समूह या संग्रह है जो कुछ संबंधों, व्यवहार के कुछ ढंगों द्वारा
संगठित होता है जो उन्हें अन्यों से पृथक करे, जो इन संबंधों में सम्मिलित नहीं है या जो संबंध में उनसे भिन्न है। तो गिन्स वर्ग की परिभाषा में संबंधों की भिन्नता के कारण समाज और दूसरे समाज में अंतर स्पष्ट होता है। और गिडिंग्स की परिभाषा में गिडिंग्स ने औपचारिक संबंधों के योग को स्वीकार किया है, न कि अनौपचारिक। उसके बाद र्यूटर ने परिभाषा दी है। र्यूटर ने लिखा है, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। र्यूटर ने लिखा है कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता, ये र्यूटर की परिभाषा है और इनका एक कीवर्ड है अमूर्त धारणा। र्यूटर ने कहा है समाज एक अमूर्त धारणा है और पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। राइट ने परिभाषा दी है। राइट के अनुसार समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, वह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। ये परिभाषा राइट ने दी है। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि समाज जो सामाजिक संबंध है, समाज जो है वो व्यक्तियों का एक समूह ही सिर्फ नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के मध्य जो सामाजिक संबंध है, पारस्परिक संबंध है, उसकी एक व्यवस्था है जो समाज है। मैकावर एवं पेज ने लिखा है, समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों एवं विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों अथवा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव परिवर्तित होता रहता है। तो मैकावर एवं पेज की परिभाषा में 7 तत्व सामने आते हैं। पहला है समाज रीतियों की, दूसरा है कार्यप्रणालियों की, तीसरा है अधिकार की, चौथा है पारस्परिक सहायता की, पांचवा है समूहों एवं विभागों की, छठा है नियंत्रणों की और सातवां है स्वतंत्रताओं की। मैकावर एवं पेज ने समाज की परिभाषा में 7 तत्वों की बात की है कि एक समाज को सुदृढ़ता से पेश करने के लिए इन 7 तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाज उन व्यक्तियों का समूह माना जाता है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित हैं। जॉर्ज सिमेल ने कहा है कि वो व्यक्तियों का वह समूह जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित है, उसे ही हम समाज कहेंगे। नेक्स्ट है पार्सन्स ने क्या कहा है। पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों की। पार्सन्स की परिभाषा में साधन साध्य संबंधों की क्रिया प्रक्रिया से उत्पन्न हुए, चाहे वो यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। तो पार्सन्स की परिभाषा में ये कीवर्ड है साधन साध्य क्रिया प्रक्रिया, संबंधों की क्रिया प्रक्रिया। अगला है रैल्फ लिंटन ने क्या कहा है। समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें सम्मिलित व्यक्ति अपने को संगठित करने और सामाजिक इकाई के रूप में सोचने के लिए काफ़ी लंबे समय से साथ साथ रहते और काम करते रहे हों। रैल्फ लिंटन ने ये कहा है कि समाज ऐसे व्यक्ति का समूह है जिसमें सम्मिलित व्यक्ति, मतलब उस समूह में जो सम्मिलित व्यक्ति हैं
अपने को वो संगठित और सामाजिक इकाई के रूप में समझने के लिए काफ़ी लंबे समय तक, इनके परिभाषा में कीवर्ड है काफ़ी लंबे समय तक साथ साथ रहते और कार्य करते रहे हों। अगली परिभाषा है ग्रीन के अनुसार, सारी ये परिभाषाएं इम्पॉर्टेंट हैं। समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य हो सकता है। ग्रीन के अनुसार एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई भी सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थ से बना होता है। ग्रीन ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा समूह है, समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थ से बना होता है। लेपियर ने समाज की परिभाषा में कहा है समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है। इन्होंने कहा है कि मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है, वरन यह एक ऐसी जटिल तंत्र क्रियाओं का प्रतिमान है जो मनुष्यों के बीच उत्पन्न होता है। लेपियर ने कहा है समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं वरन एक ऐसी जटिल तंत्र क्रियाओं का प्रतिमान है जो मनुष्यों के बीच उत्पन्न होती है। समाज की मुख्य परिभाषाएं हैं। पारस्परिक जागरूकता, सबसे पहली विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। तो किसी भी समाज जो है ये सामाजिक संबंधों से बना है, तो किसी भी संबंध को बनाने के लिए, उसे निभाने के लिए सबसे पहली आवश्यक शर्त है जागरूकता। जब उस संबंध को निभाने के लिए हमारे अंदर जागरूकता होगी तो ही वो सामाजिक संबंध समाज के लिए आवश्यक होगा। संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक संबंध होता है, दूसरा भौतिक संबंध होता है। तो भौतिक संबंध जैसे टेबल पर किताबें रखी हैं, टेबल पर जो किताबें रखी हैं तो उन दोनों का संबंध है। मतलब टेबल पर जो रखी हुई वस्तुएं, चाहे किताब हो, पेन, डायरी, पेंसिल, तो टेबल के साथ कोई न संबंध है, वो भौतिक चीज़ है, वो भौतिक संबंध है। लेकिन जो समाज में समाजशास्त्री जिस संबंध की बात करते हैं वह सामाजिक संबंध होता है। वो व्यक्ति अपनी जागरूकता से विकसित करता है और यह संबंध बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। दूसरी विशेषता है समाज अमूर्त है। तो अभी कुछ देर पहले बताया था समाज अमूर्त है, मतलब हमारा जो संबंध है हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे न देख सकते हैं न छू सकते हैं। तो जिस चीज़ या वस्तु को हम देख न सकें, छू न सकें, वो अमूर्त होती है। समाज में समानता एवं भिन्नता, समाज में समानता एवं भिन्नता दोनों देखने को मिलती है। किसी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है जिसमें पूर्णतः समानता ही हो। आज तक ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें सिर्फ समानता ही हो, उसमें भिन्नता ना देखी जा सके। तो समाज में समानता और भिन्नता होती है, सहयोग और संघर्ष भी होता है। अगर समाज में सहयोग है तो उसके पीछे संघर्ष भी है। समाज अन्योन्य आश्रितता पर आधारित है। समाज में समानता के संबंध में जो है गिडिंग्स ने एक परिभाषा दी थी। गिडिंग्स ने कहा था समानता की चेतना या सजातीयता की चेतना को समाज का आधार बताया था। गिडिंग्स ने सजातीयता या समानता की चेतना को समाज का आधार माना था। समाज सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है। समाज
समाज सदैव परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। तो यह समाज हमेशा परिवर्तनशील रहता है और यह एक जटिल इसलिए है क्योंकि यह संबंधों की व्यवस्था है। ये सिर्फ व्यक्तियों के आमने सामने की व्यवस्था नहीं है, व्यक्तियों में बातचीत करने की यह संबंधों की व्यवस्था है, इसीलिए ये जटिल माना गया है। और सामाजिक परिवर्तन ये जो है ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो समाज में सदैव जो है परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। समाज एक परिवर्तनशील घटना है। इसमें जो है समाज में जो व्यक्ति होते हैं तो इनकी परिस्थिति, भूमिका ये सब हमेशा बदलती रहती हैं। इनके समय समय पर इनमें बदलाव आता रहता है। तो समाज में परिवर्तन भी है और यह एक जटिल व्यवस्था भी है। आगे है, समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। समाज, मैकावर एवं पेज ने कहा था, जहाँ कहीं जीवन है वहाँ समाज है। तो मैकावर एवं पेज के कहने का मतलब है कि समाज सिर्फ व्यक्तियों में ही नहीं है, ये पशुओं में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, ये सब में जो है समाज पाया जाता है। किंग्सले डेविस ने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किंग्सले डेविस ने समाज के निर्माण के लिए 4 आवश्यक दशाएं बताई थी। पहला है जनसंख्या की निरंतरता को बनाए रखना, जनसंख्या में श्रम विभाजन, सामूहिक एकता, सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व का होना। तो ये किंग्सले डेविस ने समाज के निर्माण के लिए 4 आवश्यक दशाएं बताई, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जॉनसन ने समाज निर्माण के लिए 4 आवश्यक दशाएं बताई थी। निश्चित क्षेत्र, प्रजनन, विस्तृत संस्कृति, स्वतंत्रता, ये जॉनसन ने बताई थी। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक समाज के बारे में। एक समाज का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो साधारणतः सामान्य जीवन में भागीदार हों। उदाहरण के रूप में भारतीय समाज, ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, पश्चिम समाज आदि। एक समाज का अर्थ स्पष्ट करते हुए अनेक समाजशास्त्रियों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। जहाँ समाज जो है वो व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था है, वहीं समाज ये व्यक्तियों के समूह की एक व्यवस्था है। एक समाज के बारे में र्यूटर ने कहा है, एक समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। एक समाज के बारे में ये परिभाषा र्यूटर ने दी है, एक समाज जो होता है ये समाज से बिल्कुल भिन्न है। ये एक व्यक्तियों का एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। मेंजर ने परिभाषा दी है, एक समाज मनुष्य का ऐसा समूह समझा जा सकता है जिसके सदस्य सामान्य कार्य तथा गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं। एक समाज मनुष्य का ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य कार्य और गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं। इन सब परिभाषाओं से स्पष्ट होती है कि एक समाज के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। पहला है, यह व्यक्तियों के एक समूह हो, इसके सदस्य सामान्य क्रियाकलापों गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हों। यह सामाजिक संबंधों, व्यवहार, जीवन विधि या संस्कृति की दृष्टि से
एक अन्य समाज के अंतर्गत आने वाले समूह से भिन्न है। समाज व एक समाज में अंतर क्या है? समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। एक समाज ये व्यक्तियों का समूह है। समाज एक अमूर्त अवधारणा है, जबकि समाज मूर्त अवधारणा है। समाज एक जटिल व्यवस्था है। एक समाज अपेक्षाकृत सरल संगठन है। समाज का अपना भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, बल्कि एक समाज का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समाज में भिन्नता पाई जाती है, वहीं एक समाज में समानता पाई जाती है। समाज का आकार व्यापक होता है, एक समाज का आकार सीमित होता है। और समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित है, जबकि एक समाज में सीमित होता है। क्योंकि एक समाज में जो है ये व्यक्तियों का एक संगठन होता है, तो संगठन के अंदर जो व्यक्ति के दायित्व होते हैं वो सीमित अवस्था में होते हैं। उनको एक समाज के अंतर्गत उनको जो काम दिया जाता है तो वो सिर्फ उसी उत्तरदायित्व को निभाते हैं एक समाज में। और समाज में ये संबंधों की व्यवस्था है। तो जैसे परिवार में जो हमारे परिवार में लोग हैं, तो हमारा जिनके साथ संबंध है, तो हमारा जो उन सब के जिसके साथ हमारा संबंध है, सबके लिए हमारा उत्तरदायित्व होगा। तो समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है और एक समाज में सीमित होता है। समाजों का वर्गीकरण। समाज के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। किसने वर्गीकरण कितने प्रकार का किया है? स्पेंसर ने समाज को 4 भागों में बांटा है: सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, तिहरे मिश्रित समाज। ये स्पेंसर ने दिया है। इसके अलावा स्पेंसर ने सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की भी बात की है। तो सरल समाज को इन्होंने शिकारी समाज, यो समाज या सैनिक समाज माना है। और मिश्रित समाज को या दोहरे तिहरे मिश्रित समाज ये जो है औद्योगिक समाज के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे व्यवस्था जो है वो जटिल होती जाती है, तो वो औद्योगिक का रूप धारण कर लेती है। तो इन सब के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के 2 प्रकार बताए थे: सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। दुर्खीम ने भी समाज के 4 रूप बताए हैं। 4 भागों में बांटा है इन्होंने। पहला है सरल समाज, दूसरा है सरल बहुखंडी समाज, तीसरा है सरल मिश्रित बहुखंडी समाज और चौथा है दोहरे सरल मिश्रित बहुखंडी समाज। इन्होंने भी 2 प्रकार के समाज को 2 भागों में बांटा है। पहला है यांत्रिक समाज और दूसरा है सावयवी समाज। तो इसमें भी इन्होंने सरल समाज को यांत्रिक समाज बताया है और जटिल समाज को इन्होंने सावयवी समाज बताया है। यानी जटिल समाज मतलब औद्योगिक समाज जो है उसे इन्होंने सावयवी समाज माना था। कार्ल मार्क्स ने समाज का वर्गीकरण 5 भागों में किया था: आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज। ये कार्ल मार्क्स ने समाजों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने समाज को एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष को माना था। मतलब आदिम समाज से एशियाई समाज आया, फिर प्राचीन समाज, फिर सामंती समाज, फिर पूंजीवादी समाज। तो इन सब का कारण जो था वो वर्ग संघर्ष था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जर्मन आइडियोलॉजी में संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा था। कार्ल मार्क्स ने जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक में संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 4 भागों में बांटा था। पहला था जनजातीय समाज, दूसरा था प्राचीन समाज, तीसरा सामंती समाज और चौथा पूंजीवादी समाज।
इसके बाद फिर इन्होंने समाज को, ये इन्होंने जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक में संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर, इसके आगे कार्ल मार्क्स ने क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यहाँ पर ऑफ होगा, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन में, इस पुस्तक में, इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने उत्पादन के साधनों के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा था। पहला एशियाई समाज, दूसरा प्राचीन समाज, तीसरा सामंती समाज, चौथा पूंजीवादी समाज। तो इस प्रकार से मार्क्स ने जो है समाजों का वर्गीकरण अपनी पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से किया था। जर्मन आइडियोलॉजी में संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर, और क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन में उत्पादन के साधनों के आधार पर समाज को बांटा था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एंथनी गिडिंग्स के अनुसार, एंथनी गिडिंग्स ने समाज को 7 भागों में बांटा है। पहला है शिकारी एवं औद्योगिक संग्रह, शिकारी एवं भोजन संग्रह करने वाले समाज। दूसरा है कृषक समाज, तीसरा है चरागाही समाज, चौथा है परंपरागत समाज, पांचवा है पहली दुनिया का समाज, छठा है दूसरी दुनिया का समाज, और सातवां है तीसरी दुनिया का समाज। शिकारी एवं भोजन संग्रह करने वाले समाज, ये जो है जनजातीय समाज में आएंगे। कृषक समाज, ये कृषि करने वाले समाज में आएंगे। चरागाही समाज और परंपरागत समाज। पहली दुनिया का समाज, पहली दुनिया का समाज जो औद्योगिकृत हो चुका है, जो सबसे पहले औद्योगिकृत हुआ वो पहली दुनिया का समाज, जैसे अमेरिका और पश्चिमी देश। दूसरी दुनिया का समाज साम्यवादी देशों में शामिल किया गया है, जैसे दूसरी दुनिया का जो समाज है ये साम्यवादी देशों के अंतर्गत आता है, जैसे रूस और चीन। और तीसरी दुनिया का समाज ये अफ्रीका और एशिया के समाजों से संबंधित है। तो ये एंथनी गिडिंग्स का वर्गीकरण है समाज के बारे में। इसके बाद टॉनिज के अनुसार, टॉनिज ने गेमिनसॉफ्ट और गेसेसॉफ्ट बताया है। गेमिनसॉफ्ट को इन्होंने समुदाय कहा है, गेसेसॉफ्ट को समिति कहा है। समाज को इन्होंने 2 भागों में बांटा था, गेमिनसॉफ्ट और गेसेसॉफ्ट। डेनियल वेल ने उत्तर औद्योगिक समाज, यहाँ पर होगा उत्तर औद्योगिक समाज। इसके बाद डेनियल वेल ने की थी, और इस समाज को सेवा समाज या सूचना समाज के बारे में भी नाम से भी जानते हैं। और इस समाज की बात डेनियल वेल ने अपनी पुस्तक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1973 में की थी। अगला वर्गीकरण है डेविड रिजमैन का। डेविड रिजमैन में स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज, परंपरा निर्देशित समाज, और ये जो है यूपी पीजीटी में पूछा भी गया है, डेविड रिजमैन का वर्गीकरण। हेनरी मैन के अनुसार परिस्थिति समाज, संवेदा समाज। हेनरी मैन ने 2 भागों में बांटा है, परिस्थिति समाज और संवेदा समाज। मैक्स वेबर ने समाज को परंपरागत समाज और तार्किक समाज में बांटा है। अगला है हावर्ड बेकर के अनुसार, हावर्ड बेकर ने पवित्र समाज और धर्मनिरपेक्ष समाज में बांटा है समाज को। अगला है कार्ल पॉपर के अनुसार, बंद समाज, खुला समाज। कार्ल पॉपर ने 2 प्रकार के समाज बताए, पहला बंद समाज और खुला समाज। बंद समाज ये जाति व्यवस्था के अंतर्गत आएगी, और खुला समाज ये
वर्ग व्यवस्था से संबंधित है। इवांस प्रिचार्ड ने 2 प्रकार के समाज बताए, अशीर्षी समाज और शीर्षी समाज। अशीर्षी समाज वह होता है जिसका कोई मुखिया नहीं होता है और शीर्षी समाज वह होता है जिसका मुखिया होता है। एरिक फ्रॉम के अनुसार स्वच्छ समाज, रुग्ण समाज 2 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। कॉम्टे ने समाज में जो परिवर्तन घटित हुआ समाज की अवस्था, जैसे मार्क्स ने और हर्बर्ट स्पेंसर इन सब ने बताया कि आदिम समाज आया, फिर जटिल समाज आया। तो इन्होंने बताया धार्मिक अवस्था आई, फिर तात्विक अवस्था आई और प्रत्यक्षवादी अवस्था आई। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। कार्ल मार्क्स ने नागरिक समाज की अवधारणा दी, नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा मैक्सिको के टेपो जलान के अध्ययन के आधार पर अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में की थी। और एक कृषक समाज की अवधारणा का मूल्यांकन भारत में आंद्रे विताई के द्वारा किया गया था। और लास्ट है, डेनियल थार्नर ने कृषक समाज को 3 भागों में बांटा था, पहला मालिक, दूसरा किसान, तीसरा मजदूर। तो ये था समाज के बारे में, समाज का वर्गीकरण था ये। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।